नमस्कार, मैं सत्यम पांडे सारांश आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विजय भवा टेस्ट सीरीज की और विजय भवा टेस्ट सीरीज जो कि सारांश आईसीएस के ऐप पर उपलब्ध है, जिसमें आपको मिलते हैं 50 टेस्ट। इन 50 टेस्ट में आप देखोगे कि 26 टॉपिक टेस्ट आपको मिलेंगे, 26 आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आपको 10 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे, 10 यूनिट टेस्ट मिलेंगे और बाकी के जो 14 टेस्ट होंगे वे आपकी एफएलटीज होंगी। इस तरीके से आपको 50 टेस्ट सारांश आईसीएस के ऐप पर उपलब्ध है विजय भवा टेस्ट सीरीज नाम से, जो कि 19 जून को होने वाले प्री एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और यह जो 50 टेस्ट हैं यह आपको केवल 199 रुपीज में अभी वर्तमान में उपलब्ध है। भविष्य में इनकी कीमत बढ़ सकती है, तो आप जल्दी से जाके सारांश आईसीएस ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारी विजय भवा टेस्ट सीरीज को परचेज कीजिए। चलिए बात करते हैं हम 7वें टेस्ट की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। और इसमें हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था जो कि प्री यूनिट के 5वें यूनिट के अंतर्गत आता है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि राज्यपाल के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं, पहला कथन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो भारतीय संविधान का 153 अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होता है, एक राज्यपाल होता है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, आपका सही कथन हो जाएगा। दूसरे कथन पे आए, अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल की पदावधि 6 वर्ष की होती है। तो 156 में राज्यपाल के पदावधि के बारे में बताया गया है, जो कि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है। हालांकि जो राज्यपाल महोदय है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, लेकिन 156 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि 5 वर्ष की क्या होती है, आपकी पदावधि होती है सामान्य तौर पर राज्यपाल की। तो यह जो कथन होगा आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरे पॉइंट पर आए, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया साहब थे। बिल्कुल, पट्टाभी सीतारामैया साहब आपके मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और पहले राज्यपाल के रूप में पट्टाभी सीतारामैया साहब ने शपथ ली, जो कि 57 तक आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। इसके बाद आप बात करें, राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु या उम्र होनी चाहिए वो 35 वर्ष होना आवश्यक है। तो आपने देखा होगा राज्यपाल बनने के लिए हमें 35 वर्ष की आयु क्या होती है, आवश्यक होती है। न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु का तो जिक्र है ही नहीं। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति के संदर्भ में भी 35 वर्ष ही आयु आती है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन पे क्या करना था, विचार करना था कि राज्यपाल के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो हम बताएंगे कि 1 और 3 ही क्या है, केवल सत्य है। अतः बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर ओवरऑल क्वेश्चन पे बात करें तो राज्यपाल के बारे में आपने देखा है 153 में राज्यपाल होता है प्रत्येक राज्य का, और 156 में आपका क्या हो जाएगा, इनकी कार्यकाल के बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आए, कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य में क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करते हैं। राष्ट्रपति शासन जो है वो आपके किस में आता है, राष्ट्रीय आपातकाल में आता है। मतलब ओवरऑल जो आपातकाल है भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकाल में आप देखते हो भारतीय संविधान के भाग 18 में, और 18 में आप 3 तरह के आपातकाल की बात करते हो। कौन कौन से आपातकाल, तो 352 में आप बात करते हो राष्ट्रीय आपातकाल की, फिर आप बात करते हैं 356 में राष्ट्रपति शासन की, और 360 में वित्तीय आपातकाल की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा राज्यपाल महोदय किस आर्टिकल के तहत करते हैं। तो हम बताएंगे कि आर्टिकल 356 के तहत राज्यपाल जब राज्य की संवैधानिक व्यवस्था क्या हो जाए, असफल हो जाए, तब राष्ट्रपति साहब से यह अनुशंसा करते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आर्टिकल 356 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर आपातकाल के बारे में और चर्चा करें तो हम देखेंगे आपातकाल को हमने भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किया है। तो हमें याद आता है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने आपातकालीन उपबंधों को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया है। ठीक है, और 3 तरह का आपातकाल भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित है, जैसा कि आप देख रहे हैं। 356 में राष्ट्रीय आपातकाल,
356 में आपका आएगा राष्ट्रपति शासन और 360 में आएगा वित्तीय आपातकाल। भारत में अभी तक 356 3 बार अप्लाई हो चुका है ना, और 356 विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से ये लग चुका है, और उसके अतिरिक्त 360 जो है वित्तीय आपातकाल, यह भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। तो इसका आंसर आपको मिल गया है और काफी फैक्ट भी आपको इससे जुड़े मिल गए हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि भूतपूर्व राज्यपाल सरोजिनी नायडू का कथन है कि, अब इन कथनों पे आपको विचार करना है और देखना है कि भैया कौन सा कथन जो है वो सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया है। तो आप पढ़ेंगे पहला, राज्यपाल मंत्रिमंडल का सूझबूझ वाला परामर्शदाता है। तो आपने ये जो सुना होगा ये कथन आपको मिलेगा किसका, एमबी पायली साहब का। राज्यपाल का जो कार्य है मेहमानों की इज्जत करनी, उनको चाय भोजन दावत के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसा कथन आपने सुना होगा पट्टाभी सीतारमैया जो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, इन्होंने कहा था। फिर आप देखिए, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह जो कथन है यह किसने कहा था, सरोजिनी नायडू ने कहा था। इसके अतिरिक्त चौथे कथन पे अगर हम बात करें, राज्यपाल को गाड़ी के 5वें पहिए की संज्ञा किसने दी, तो हमें बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यपाल को गाड़ी के 5वें पहिए स्टेपनी के रूप में, जिसको हम जानते हैं, इसकी क्या दी थी, संज्ञा दी थी। तो इस प्रश्न में आपको 4 एक्स्ट्रा फैक्ट मिल गए। क्या क्या मिल गए कि भैया एमबी पायली साहब का कथन क्या था, तो हमें बताना है कि भैया राज्यपाल मंत्रिमंडल का सूझबूझ वाला परामर्शदाता होता है। यह कथन किसका था, एमबी पायली साहब का था। ठीक है, और पट्टाभी सीतारमैया ने राज्यपाल को कहा था कि भैया ये मेहमानों की इज्जत करने, उनको चाय दावत भोजन कराने का कार्य करते हैं। सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया किसने कहा था, सरोजिनी नायडू ने कहा था। और 5वें पहिए, ठीक है, गाड़ी के, ये जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था। सरोजिनी नायडू के बारे में आपको पता होगा, सरोजिनी नायडू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान इन्होंने दिया, और 1925 के कानपुर अधिवेशन में आप देखते हैं कि इन्होंने कांग्रेस के क्या बने, अध्यक्ष बनने का श्रेय भी जाता है, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का श्रेय सरोजिनी नायडू को जाता है। हालांकि यह दूसरी महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। इसके पहले 1917 में एनी बेसेंट क्या बनी थी, कांग्रेस की पहली अध्यक्षा बन चुकी थी। इसके अतिरिक्त सरोजिनी नायडू के बारे में एक कथन और याद रखना है, एक फैक्ट और याद रखना है कि सरोजिनी नायडू 1947 से 1949 तक जो संयुक्त प्रांत है यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश है, इसकी राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। और इसका फैक्ट जो है कि भारत की पहली महिला जो किसी भी राज्य की राज्यपाल बनी, वे कौन है, सरोजिनी नायडू है। इसलिए ये कथन और थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि बिहार पीएससी में और यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, इसलिए और इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त भी आप इन कथनों को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। आप देखते हैं एक ट्रेंड कि मध्य प्रदेश में जो पीएससी है, अपना लोक सेवा आयोग है, वह एक प्रश्न जरूर पूछता है कि कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं या नहीं रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमने भी यह प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं भगवत दयाल शर्मा आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में रहे हैं, आपने अगर लिस्ट पढ़ी होगी। सत्यनारायण सिन्हा भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। डॉक्टर भाई महावीर जो है 1998 से 2003 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका प्रकाश चंद्र शेट्टी। प्रकाश चंद्र शेट्टी है ये। और आपको 4 ऑप्शन में से आपको समझ में आ गया होगा कि ये चौथा जो ऑप्शन है प्रकाश चंद्र शेट्टी साहब, ये तो मध्य प्रदेश के क्या थे, मुख्यमंत्री थे, यानी कि राज्यपाल नहीं थे। ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा कि प्रकाश चंद्र शेट्टी मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे, तो क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। आप देखोगे 1972 में प्रकाश चंद्र शेट्टी साहब मध्य प्रदेश के क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। और 1972 में मध्य प्रदेश में योजना आयोग, मध्य प्रदेश का योजना आयोग कब गठित हुआ, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। योजना आयोग का जो गठन हुआ वो 1972 में प्रकाश चंद्र शेट्टी साहब हैं, इन्होंने एस्टैब्लिश किया, उसको गठित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद है। आप देखते हो भारतीय संविधान का भाग 6 आता है, जिसमें राज्य हम बात करते हैं। और राज्य जो है वो 152 आर्टिकल से क्या होता है, शुरू होता है।
इसमें 152 आर्टिकल में हम परिभाषाओं के रूप में देखते हैं। 153 में हमने राज्यपाल की बात करी अभी पिछले क्वेश्चंस में, तो 153 में राज्यपाल के संबंध में चर्चा मिल जाती है। तो हम बताएंगे कि राज्यपाल का पद हमने कहाँ से लिया है। आपको याद रखना है राज्यपाल का पद हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसको इस तरीके से भी पेश किया जा सकता है प्रश्न को कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है, यह व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, कनाडा से हमने और क्या लिया है, कनाडा से हम लिया है सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है वो हमने कनाडा से ली है। अवशिष्ट सूची 7वीं अनुसूची में आप देखते हो 3 सूचियां हैं, संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। इसके अतिरिक्त चौथी जो अवशिष्ट सूची है, जो तीनों सूची में विषय शामिल नहीं है वे अवशिष्ट सूची में आते हैं, यानी जो भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं ऐसे विषय, उन पे कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है। तो इस टाइप का जो आपका उपबंध है कि भाई अवशिष्ट विषय पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा, यह व्यवस्था हमने कहां से ली है, यह भी हमने कनाडा के संविधान से ली है। ठीक है, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, आपको पता होगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि कौन से आर्टिकल में बताई गई है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत बताई गई है, भाग 20 में। ऑस्ट्रेलिया से हमने संवर्ती सूची को लिया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। हमने व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। ब्रिटेन से आप देखोगे, ब्रिटेन से हमने बहुत से तत्व ग्रहण किए हैं। कौन कौन से तत्व, जैसे विधि का शासन, संसदीय शासन, एकल नागरिकता, ये सब कहां से हमने करे हैं, ब्रिटेन से किए हैं। मुष्ट की जो उपबंध है ब्रिटेन से ही लिए हैं। ब्रिटेन का लंबे समय तक हम उपनिवेश भी रहे हैं। ठीक है, और उसका असर भारत की राज्य व्यवस्था पे दिखता भी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, मध्य चलिए मध्य प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ। आप देखोगे मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तात्कालिक रूप से मध्य प्रदेश में जो पार्ट ए स्टेट, बी स्टेट और सी स्टेट की जो व्यवस्था थी, इनकी जो विधानसभाएं लेजिस्लेटिव हुआ करती थी, इनको हमने क्या किया, मिक्सअप किया। और 1956 में हालांकि हमारी जो मध्य प्रदेश की तात्कालीन रूप से जो उस टाइम पे चल रही होगी विधानसभा, उसी को हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा स्वीकार कर लिया। लेकिन वह 1956 से 1957 तक ही कार्य करी, और इसके बाद मध्य प्रदेश की जो विधानसभा गठित हुई वह 1957 में गठित हुई। मध्य प्रदेश जो अभी वर्तमान स्वरूप में आया, यानी 1 नवंबर 1956 में जो स्वरूप आया, उसके अकॉर्डिंग जब चुनाव हुए तो 1 अप्रैल 1957 को मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, तो आपको इसका आंसर क्या बताना है, 1957 में मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है। आप अगर नामों पर विचार करेंगे कि क्या चारों राज्यपाल रहे हैं, तो आप देखोगे एच.वी. पाटस्कर साहब राज्यपाल रहे हैं, पी.बी. दीक्षित साहब कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, डॉक्टर भाई महावीर जो है ये भी आपके अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में 1998 से 2003 तक आपके राज्यपाल रहे हैं, और राम नरेश यादव जो है ये आपके 2011 से 2016 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। महावीर भाई 1998 से 2003 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। पी.बी. दीक्षित कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, और एच.वी. पाटस्कर मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल थे। आप देखोगे 1957 से कब तक, 65 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है। लगभग 8 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एच.वी. पाटस्कर साहब मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले क्या हैं, राज्यपाल हैं। पहले राज्यपाल कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। कब से कब तक रहे थे, 1956 से 1957 तक। पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरला ग्रेवाल, 1989 से 1990 तक रही है। ठीक है, और दूसरी महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश में राज्यपाल को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। मध्य प्रदेश में बात करें या राज्यपाल के ही अधिकारों की बात कर लें, तो राज्यपाल को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। आप बताओगे आर्टिकल 163 में कि
राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होती है, मंत्री परिषद होती है, और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो सबसे पहले तो मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे, और उनमें से एक को मुख्यमंत्री भी बनाना है, वो कौन बनाएगा, राज्यपाल बनाएगा। तो आप देखोगे 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे कि मुख्यमंत्री को नियुक्त करना और मंत्रिमंडल की भी नियुक्ति करना, यह किसका काम हो जाएगा, राज्यपाल साहब का काम हो जाएगा। फिर आप देखोगे तीसरे पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाना। ठीक है, आर्टिकल 219 आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 219 में राज्य के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाई जाती है वो राज्यपाल के समक्ष दिलाई जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट भी राज्यपाल के कार्यों के अंतर्गत आ जाएगा। यानी ये तीनों क्या है, राज्यपाल के अधिकार हैं या उसके कार्य हैं। हालांकि आप देखोगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तब आपको याद रखना है राष्ट्रपति साहब इनकी क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे, और अगर इनको इस्तीफा देना होगा तो किसको देंगे, राष्ट्रपति साहब को ही देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक, ये पॉइंट जरूर पढ़िएगा, अधिक और कम वाला पॉइंट जरूर याद रखना है। तो सबसे कम समय तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे कौन है, तो पहले तो नामों पर विचार करना पड़ेगा कि तेजलाल टेमरे साहब आपके अध्यक्ष कब से कब रहे हैं, तो आप याद करोगे कि ये आप कहेंगे 1972 में, है ना, मार्च 1972 में ये आपके अध्यक्ष बने थे, और लगभग मई तक यानी कि 5वें महीने 1972 तक ही क्या रहे थे, आपके विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। तो आप देखोगे लगभग 2-3 महीने का ही कार्यकाल आपके तेजलाल टेमरे साहब को मिलता है। इसके अलावा यज्ञदत्त शर्मा की हम बात करेंगे तो 1980 से 83 के बीच यज्ञदत्त शर्मा रहे, यानी लगभग 3 वर्ष तक यज्ञदत्त शर्मा का कार्यकाल मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में रहा। ऐसे ही हम बात करें राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की, तो 85 से 90 के बीच मध्य प्रदेश के आपके अध्यक्ष रहे, यानी लगभग 5 वर्ष तक रहे। मैं यहाँ पे 3 वर्ष लिख देता हूँ, और यहाँ पे 5 वर्ष इनका क्या रहा होगा, कार्यकाल रहा होगा। ऐसे ही आप बात करेंगे गुलशेर अहमद साहब की, तो गुलशेर अहमद साहब का जो कार्यकाल है वो मिलेगा आपको 1972 से 1977 तक, यानी कि ये भी कितने वर्ष रहे, 5 वर्ष रहे। इस तरीके से आप आंसर में देख पाओगे कि तेजलाल टेमरे साहब जो थे वे आपके सबसे कम समय के लिए क्या रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़े। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का क्रम बताइए। क्योंकि यह राज्य की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही का क्रम हमें बताना है। हालांकि ये किसी भी राज्य की विधानसभा की कार्यवाही का क्रम हो सकता है, क्योंकि राज्य की जो विधानसभा है उसकी कार्यवाही कैसी होती है उसकी हमें बात करनी है। सबसे पहले आप याद करिए, चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव के बाद आप क्या देखते हैं कि सबसे पहले विधानसभा में जाके क्या होगा, आप देखते हैं एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, और प्रोटेम स्पीकर के तो केवल 2 ही काम होते हैं, और पहला काम होता है शपथ दिलाना। किसको शपथ दिलाना, जो नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना। तो पहली चीज आपको याद आएगी। इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए वो होता है कि जब नई विधानसभा गठित होती है तब राज्यपाल महोदय क्या देते हैं, अभिभाषण देते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर अन्य कामों पर अपन चर्चा कर लेंगे। तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि शपथ या प्रतिज्ञान किसका कार्य होना चाहिए, पहला कार्य होता है विधानसभा में। दूसरा, राज्यपाल का अभिभाषण होना चाहिए, है ना, राज्यपाल क्या देते हैं, अपना भाषण देते हैं विधानसभा में आकर। फिर आप देखोगे मंत्री जो होते हैं उनका क्या किया जाता है, परिचय दिलवाया जाता है कि भैया ये मंत्री है हमारे, उनका इंट्रोड्यूस कराते हैं सदन में, है ना, मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो निधन संबंधी उल्लेख होता है उनका जिक्र होता है कि पिछले कुछ समय में जो कोई विशेष व्यक्ति का अगर निधन हुआ तो उनको श्रद्धांजलि के तौर पर उनका उल्लेख कर दिया जाता है, और फिर आपकी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होती है, और हम बात करते हैं प्रश्नकाल, शून्यकाल और सदन की कार्यवाही निरंतर आगे बढ़ती रहती है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, पहले शपथ, ठीक है, और फिर आपका राज्यपाल का अभिभाषण, मंत्रियों का परिचय, निधन संबंधी उल्लेख और प्रश्नकाल, ये इसका सही अरेंजमेंट हो जाएगा विधानसभा की कार्यवाही का। ठीक है, यानी इसका पहला आंसर हो जाएगा ए वाला। आगे बात करते हैं।
मध्य प्रदेश में कुल कितनी महिलाएं लोकसभा चुनाव में क्या हुई हैं, विजयी हुई हैं? तो यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है वह 2019 लोकसभा चुनाव का हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, चूंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा की इन पर चुनाव हुए। इन 29 सीटों में से मध्य प्रदेश में 4 महिलाएं जो है वे चुनी गई, क्या संसद लोकसभा के लिए क्या हुई, निर्वाचित हुई। ठीक है, और इन 4 का क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इन 4 महिलाओं में कौन कौन है? तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है भोपाल से सांसद हैं आपकी, रीति पाठक सीधी से आपकी क्या है, सांसद है, हिमाद्री है आपकी कहाँ से हैं, शहडोल से सांसद हैं, और संध्या राय जो कि भिंड से सांसद हैं। इस तरीके से आपकी 4 महिलाएं हैं जो कि लोकसभा में मध्य प्रदेश से निर्वाचित हुई हैं। ठीक है, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं, और 11 सीटों में से केवल वर्तमान में एक ही है, अनुसुईया उइके, जो जिनका कार्यकाल 2000 आपका कब से शुरू हुआ था, 2016 से हुआ था, 6 वर्ष तक रहेगा, 22 तक, यानी इसी साल उनका एंड हो जाएगा। तो वर्तमान में केवल राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से महिला अगर कोई प्रतिनिधित्व कर रही है तो वो कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, लोकसभा में 4 महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही है मध्य प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश के राज्यपाल जी संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। मतलब ऐसे राज्यपाल जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो थे ही थे, उसके पहले जब संविधान सभा बनी उसके भी सदस्य थे। तो ऐसा नाम आपने सुना होगा, सीएम पूनाचा साहब। सीएम पूनाचा साहब आपके 1978-80 के समथिंग मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे, और ये संविधान सभा के क्या थे? सदस्य भी थे। इनके बारे में एक फैक्ट यही हो सकता है कि 1980 में जब इनका कार्यकाल होगा तब आपके मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो इनके कार्यकाल के दौरान लगा था। तो सीएम पूनाचा मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं जो संविधान के सभा के सदस्य भी रहे थे। चलिए ये प्रश्न भी आ गया कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था। ठीक है, अभी अपन जिक्र भी कर रहे थे राष्ट्रपति शासन की। पहले तो रिकॉल कर लो, अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है, याद आया? अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, किस भाग में वर्णित थे भारतीय संविधान के? तो भारतीय संविधान के भाग 18 में क्या है? वर्णित है। ठीक है, और 3 तरह का आपातकाल आपको बताया गया है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था आपका 30 अप्रैल 1977 को। कब लगा था? 30 अप्रैल 1977 को यह पहली बार आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, जो कि 25 जून 1977 तक लगा रहा था। चर्चा करें तो 30 अप्रैल के पहले श्यामाचरण शुक्ल साहब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। आप देख रहे थे 1977 में एक मेजर चेंज आया था भारत में, जब कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार जब आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल हटा और उसके बाद राज्यों में चुनाव हुए, तो आपके आम चुनाव में लोकसभा में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, और विभिन्न राज्यों में भी जनता दल की जो सरकार थी वो गठित हुई, है ना। तो इस बीच में आप पहला आप क्या देखते हैं, राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा था। ठीक है, और फिर आप बात करते हो जब 1980 में आते हैं तो कांग्रेस की सरकार फिर से वापसी करती है और विभिन्न राज्यों में फिर से कांग्रेस की पार्टी बनती है। इस बीच विभिन्न राज्यों में दूसरी बार भी राष्ट्रपति शासन लगता है। तो मध्य प्रदेश में भी आपका क्या लगेगा, 18 फरवरी 1980 में आपका क्या लगेगा, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगेगा। ये सुंदरलाल पटवा सरकार के बाद लगेगा, और इसके बाद जो अगली सरकार बनेगी वो बनेगी अर्जुन सिंह की। इसके बाद आप तीसरी बार मध्य प्रदेश में अगर राष्ट्रपति शासन की बात करोगे तो ये लगेगा 16 दिसंबर 1992 में, 1992 में सुंदरलाल पटवा की सरकार फिर से होगी, और फिर अब जो राष्ट्रपति शासन लगेगा ये लगभग 1 बरस तक चलेगा और 6 दिसंबर 1993 तक लगा रहेगा। और इसके बाद जब चुनाव होंगे तो दिग्विजय सिंह सरकार बनेगी और 2 कार्यकाल फिर वो पूरा भी करते हैं। ठीक है, तो अब तक मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 3 बार लगा है। कब कब लगा है? 1977 में, 1980 में और 1992 में। ठीक है, डेट भी आप याद रख सकते हैं कि 30 अप्रैल 1977 को पहली बार लगा था,
फिर 18 फरवरी को लगा था और फिर 16 दिसंबर 1992 को लगा था। तो डेट और सन दोनों ही साथ में याद रखिएगा, तीनों के, ठीक है, एक साथ, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, अगले प्रश्न पे बढ़े। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध भवन चार्ल्स कोरिया के निर्देश में क्या हुआ, डिजाइन किया गया है? चार्ल्स कोरिया एक बड़ा नाम है, वास्तुकार है, डिजाइनर है, और इन्होंने विभिन्न भवनों का निर्माण किया है, आपने सुने होंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। भारत भवन भोपाल, जवाहर कला केंद्र जयपुर, गांधी मेमोरियल अहमदाबाद और उपर्युक्त सभी। तो हमें बताना है चार्ल्स कोरिया साहब ने ये सभी जो बिल्डिंग्स हैं उनका क्या किया था, डिजाइन तैयार किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के बारे में कथनों पर क्या करना है, हमें विचार करना है, कर लेते हैं, विचार ही करना है। तो यह विधानसभा भवन का नया नाम है, बिल्कुल भैया, अपनी जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसका नया नाम क्या है, इंदिरा गांधी भवन है। पुराना नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या है। नया नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, ठीक है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन में कुल 6 सेक्टर है, 6 सेक्टर में ये विभाजित है, और इसकी जो आकृति है वो क्या है, आयताकार है। तो इन पहले और 2 कथनों में आप देखोगे कि भाई मध्य प्रदेश की विधानसभा का नया नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, भोपाल में स्थित है, और इसमें 6 सेक्टर है, 6 इसके क्या है, भाग है, जो कि बटा हुआ है, और इसकी जो आकृति है वो आयताकार नहीं है, ऐसी नहीं है आयताकार, ठीक है, वो कैसी है, वर्गाकार है, ठीक है। तो ये तीसरा कथन है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और इस तरीके से आपके ए और बी जो होंगे वो सत्य हो जाएंगे, यानी आपका दूसरा वाला जो आंसर होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा की अवधि क्या थी? अब थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। अभी अपन ने कुछ समय पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि पहली जो विधानसभा थी वह कैसे गठित हुई थी। हमने बात करी थी कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ, और जो पार्ट ए बी सी स्टेट थे उनकी व्यवस्था थी, उनको हमने सम्मिलित रूप से मध्य प्रदेश की विधानसभा का क्या किया, गठन किया, और जो 1956 से 1957 तक इस विधानसभा ने क्या किया था, कार्य किया था। फिर 1957 में 1 अप्रैल के बाद हमने क्या किया, मध्य प्रदेश की नई विधानसभा को गठित किया, और जो कि पहले, इसलिए पहला कार्यकाल तो 1956 से 1957 हो गया, और पहली बार जब मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा गठित होगी 1 अप्रैल 1957 को, तो हम बात करेंगे 288 सीटों पे उसमें चुनाव लड़े जाएंगे, मतलब 288 सीटों पर क्या होगा, चुनाव लड़े जाएंगे। और बाद में यह जो संख्या थी वो कितनी हो जाती है, 320 हो जाती है, ये भी आपको याद है। और 320 के बाद जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है, 90 सीट हम छत्तीसगढ़ को प्रदान कर देते हैं, तब इसमें से जब आप 90 सीट कम कर दोगे तो कितनी बचेंगी, 230 सीट बचेंगी। और वर्तमान में मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 230 सीटें, ठीक है। तो ये व्यवस्था आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो अब तो आप ये आंसर बता ही दोगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 3 बार मध्य प्रदेश में अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा है एक बार मुझे बता दो, मतलब रिकॉल कर लो अपने माइंड में, भी कब कब लगा है, याद आ रहा होगा। 30 अप्रैल 1977 को पहली बार लगा था। कब तक लगा रहा था, 25 जून 1977 तक एक बार हो गया 1977 में। दूसरी बार 1980 में लगा था। डेट कैसे याद रखोगे, डेट याद रखना है आपको कि भैया 18 फरवरी से लगा था, और कब तक लगा था, 8 जून 1980 तक दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा रहा था। और तीसरी बार कब लगा था, 1992 में। और 1992 में कब से कब तक, 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक आपका तीसरी बार राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगा था। मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपको याद है, पिछली बार भी मैंने लिखा था, अब आपको याद हुई होंगी चीजें। और एक बार आप इसको पॉज कीजिएगा वीडियो को, और फिर से रिकॉल कीजिएगा कि कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा और कब कब लगा। तो पॉज करके 1 सेकेंड या 10 सेकेंड रोक के और याद करो कि वो 3 डेट कौन कौन सी हैं, कब कब लगा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश का सचिवालय कहाँ स्थित है? सरल क्वेश्चन था ये। मध्य प्रदेश का सचिवालय, संचालनालय, मंत्रालय, जो सारी व्यवस्थाएं कहाँ स्थित हैं, आपके भोपाल में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, भोपाल, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्किप करते हुए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जिलों में जनगणना का कार्य कराने के लिए उत्तरदायी है कौन है भैया? जिलाधीश, पटवारी, तहसीलदार, कमिश्नर। कौन होगा?
क्या लगता है आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि कौन इसका आंसर होना चाहिए? ठीक है, तो हमें बताना है कि भैया जिला में अगर जनगणना हो रही है तो वहाँ का कलेक्टर सारी चीजें देखभाल करता है, जिलाधीश जो कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिलाधीश होगा। ठीक है, जो जिले की जनगणना के लिए उत्तरदायी है। हालांकि फिर काम का बंटवारा हो जाता है, तो आप देखते हो अधिकारी भी बढ़ जाते हैं और अलग अलग स्तर पर अलग अलग अधिकारी जनगणना के कार्य करते हैं। ठीक है, जिला स्तर पर हम जिलाधीश का नाम लेंगे। चलिए, मध्य प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? बता दीजिए। उमा भारती, यमुना देवी और एक और ऑप्शन होगा आपका, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देना पहली महिला प्रतिपक्ष नेता थी यमुना देवी। ठीक है, नाम सुना होगा। और उमा भारती के बारे में आपने सुना होगा। उमा भारती कौन है? मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है मध्य प्रदेश में? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये सरल क्वेश्चन था, पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किसी एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? प्रश्न को गौर से पढ़िएगा थोड़ा सा। क्या कह रहा है? किसी एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो आपको मुख्यमंत्रियों की पहले तो लिस्ट याद होनी चाहिए और साथ में कार्यकाल भी याद होना चाहिए, या फिर उनका तो विशेष तौर पे याद होना चाहिए जिनका कार्यकाल कुछ विशेष रहा है। ठीक है, जैसे अर्जुन सिंह साहब की बात करें, जब आपका दूसरी बार आपातकाल लगा था 1980 में, उसके बाद जब सरकार बनती है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, तो अर्जुन सिंह की सरकार बनती है और 1980 से 1985 तक अर्जुन सिंह की सरकार रहती है। ठीक है, 5 साल हो जाते हैं, चुनाव फिर से होते हैं। आप देखोगे 1985 में इनकी दूसरी बार सरकार बननी होती है और ये शपथ लेते हैं और फिर अगले दिन जाके इस्तीफा दे देते हैं। तो हम बताते हैं कि केवल एक दिन के लिए अर्जुन सिंह की सरकार बनी थी 1985 में। तो एक कार्यकाल में सबसे कम समय कितना था? एक ही दिन था और अर्जुन सिंह का था 1985 में। हालांकि अर्जुन सिंह साहब ने 1988 में फिर से तीसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ली थी और 90 तक उनकी सरकार रही। ओवरऑल इन्होंने 3 बार शपथ ली और इन्होंने लगभग 7 वर्ष तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा भी करी, लेकिन इनका एक कार्यकाल केवल एक दिन का था। ठीक है, और ओवरऑल में बात करें तो आप देखोगे राजा नरेश चंद्र सिंह जो आपके मुख्यमंत्री बनते हैं, ये भी लगभग 12-13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ओवरऑल अगर आप बात करें कि अगर सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री रहा, तो आपको इन्हीं का नाम लेना है, राजा नरेश चंद्र सिंह। 12-13 दिन की इनकी सरकार रही थी, मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, और ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस संवैधानिक अनुच्छेद का संबंध राज्यपाल से है? ठीक, इसमें आपको बताना है अनुच्छेद 174, 175 और 200। एक मिनट रुकिएगा। ओके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इशू हुआ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, निम्न में से संवैधानिक अनुच्छेद का संबंध राज्यपाल से ये बताना है। अनुच्छेद 174 क्या कहता है? आपकी विधानसभा से रिलेटेड ये आर्टिकल है और इसमें राज्यपाल को क्या दी गई है? ये पावर है कि भैया वो सत्रावसान कर सकता है, सत्र को बुला सकता है, यानी कि सबसे पहले तो आहूत करेगा और फिर सत्रावसान करेगा। तो सत्र बुलाना और सत्र का आवसान करना ये राज्यपाल का अधिकार होता है, या फिर सत्र को या पूरी विधानसभा को विघटित करने का जो अधिकार है वो 174 के तहत क्या है? राज्यपाल का। तो ये आर्टिकल किससे रिलेटेड हो जाएगा? आपके राज्यपाल से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है ना। और 175 भी आपके विधानसभा से रिलेटेड है, जो कि राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित आर्टिकल है। आपने अभी देखा था कि राज्यपाल का अभिभाषण होता है, 2 बार होता है। एक होता है साल का पहला जब भी सत्र होगा तब राज्यपाल का क्या होता है? अभिभाषण होता है, या फिर जब नई विधानसभा चुनकर आती है तब राज्यपाल का पहली ही मीटिंग में क्या होता है? राज्यपाल का अभिभाषण होता है, आर्टिकल 175 के अकॉर्डिंग। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 211 है, यह भी आपके विधेयक से संबंधित है। और राज्यपाल की एक शक्ति होती है, जैसी राष्ट्रपति की वीटो पावर होती है ऐसी राज्यपाल की भी रहती है कि वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है।
ठीक है। आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल की यह शक्ति है कि वह किसी विधेयक को जो विधानसभा से पारित हो चुका है उस पर अनुमति ना देके उसे राष्ट्रपति के लिए, उस राष्ट्रपति की परमिशन के लिए आरक्षित रख ले। ये क्या कहता है? आर्टिकल 201 कहता है। इस तरीके से तीनों आर्टिकल का हमें संबंध मिल जाएगा राज्यपाल महोदय से। अतः हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, पीएससी में जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको गलती नहीं करनी है। मोस्टली आपको अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन में है तो उसके साथ लगभग 90-95% टाइम जाना है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर दो ऑप्शंस के आंसर आपको मिल गए हैं कि भैया ये भी हमें पता है, ये भी पता है, तीसरे में थोड़ा असमंजस है कि भाई ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, हमें चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए। आप देखना, अगर आपके दो आंसर आपको सही पता है, तीसरा नहीं पता है और चौथा उपरोक्त सभी है, तब आपको उपरोक्त सभी के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि आप दो के साथ श्योर हो तो तीसरा भी सही होना ही चाहिए, तब तो उपरोक्त सभी होगा, वरना दो में से एक क्या चुनोगे आप, है ना? सोचने वाली बात है। चलिए 23वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे 2020 में। ठीक है, आपने पूरी वो कहानी, महाभारत का युद्ध हुआ था छोटा सा मध्य प्रदेश में 2020 में। आपने देखा था 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया, फिर थोड़े कुछ और ने दिया इस्तीफा। इस तरीके से 28 सीटें विधानसभा की खाली हुई और उन पर फिर क्या हुए? उपचुनाव हुए। तो भैया हुए थे भाई 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे 2020 में। ठीक है, फिर आप इसमें देखते हो कि 28 में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को, यानी कांग्रेस पार्टी को केवल 6 सीटें प्राप्त हुई थी। तो आप देखोगे 28 पे चुनाव हुए थे, 19 इसने जीत ली, तो बाकी बची कितनी? 9 सीटें। 9 सीटें जीते होंगी किसने? कांग्रेस पार्टी ने, है ना? तो ये यहाँ पे 6 सीटें लिखी हुई है। अतः पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, यानी आपका ये वाला ऑप्शन 1 और 2 ही क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है, और इसके बाद आपने ये भी देखा था कि भैया जब बीजेपी जीत गई थी तो बीजेपी की जीतने की वजह से फिर आपकी कांग्रेस सरकार गिर जाती है, भाजपा की सरकार पुनः वापसी करती है, शिवराज सिंह चौहान अपने मामा जी फिर से शपथ लेते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन वो कर ही रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में भी, और आपके 2023 तक ये करते रहेंगे, फिर 2023 में अपने पास चुनाव भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो बता दीजिए भैया कब की गई थी मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसी के तहत ही आप बताओगे मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में कहाँ की गई थी? कहाँ है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय? जबलपुर में। ठीक है, कहाँ बता देना है? जबलपुर में। और इसकी 2 खंडपीठ भी है, वर्तमान में 2 है और एक प्रस्तावित है। ठीक है, तो 1968 में आपने देखा होगा 2 खंडपीठें बनाई गई थी। एक बनाई गई थी कौन? इंदौर, और दूसरी बनाई गई थी आपकी कौन सी? ग्वालियर। तो ये 2 खंडपीठें वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, और जो तीसरी खंडपीठ है वो क्या है? भोपाल में क्या है? प्रस्तावित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और थोड़ा और फैक्ट की ओर अगर अपन जाए तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है, मध्य प्रदेश की बात अगर हम बात करें तो जब हम सेंटर प्रोविजंस कहलाते थे, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से आपके जनवरी 1936 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, यानी जो संयुक्त प्रांत हुआ करता था, उसके उच्च न्यायालय की स्थापना नागपुर में की गई थी। और जब मध्य प्रदेश बना 1956 में, तब हम उस उच्च न्यायालय को कहाँ लेकर आए? जबलपुर लेकर आए, और 1956 में हमने स्थापना करी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। कहाँ? जबलपुर में। ठीक है, अब अगर उसके पहले का कुछ फैक्ट याद आ रहा होगा तो करा देते हैं। 89 में पहुंच जाओ, है ना? राजा गोकुल दास थे, उन्होंने आपका जो भवन था जबलपुर वाला जिसमें आपका उच्च न्यायालय है ना, हेनरी इरविन साहब ने, उसके वास्तुकार थे, उन्होंने क्या कराया था? आपके उच्च न्यायालय का निर्माण कराया था। ठीक है, तो अभी और क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें अपन और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। चलिए, भगवंत राव मंडलोई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये कर लेते हैं विचार फिर से। यह नीमच से संबंधित थे। भगवंत राव मंडलोई आपके मुख्यमंत्री थे, याद आ रहा होगा। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल साहब, कैलाशनाथ काटजू साहब और फिर भगवंत राव मंडलोई साहब। ठीक है, आप देखते हो इनका संबंध कहां से था भैया? खंडवा में इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म स्थली क्या है? खंडवा है। खंडवा से संबंधित थे, नीमच से संबंधित
नहीं थे। फिर आप बात करते हो कि ये मध्य प्रदेश के 2 बार क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। तो बिल्कुल 2 बार ये क्या रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और इन्हें 1970 में पद्म भूषण से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। अतः हमें क्या बताना है, कथन 2 और कथन 3 ही क्या हो जाएंगे, आपके सत्य हो जाएंगे। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 बस सत्य है। कहां से संबंधित थे, खंडवा से। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके जो मुख्यमंत्री है या राज्यपाल है, यह किस राज्य से या किस स्पेशल जगह से संबंधित है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि कुछ डीप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई कौन राज्यपाल कहाँ का मुख्यमंत्री रहा है, कौन मुख्यमंत्री कहाँ का राज्यपाल फिर बाद में बना, या किस स्थान से संबंधित है, कितनी बार बने, सबसे कम कार्यकाल, छोटा कार्यकाल, बड़ा कार्यकाल, ये सब आपको क्या करने हैं, याद करने होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहाँ स्थित है, तो इसमें आपको आंसर लगाना है। मध्य प्रदेश का जो औद्योगिक न्यायालय है ये आपका इंदौर में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो इंदौर में आपके औद्योगिक न्यायालय की स्थापना की गई है। ये सरल सा क्वेश्चन आपका फैक्ट के रूप में था। फिर आप देख लो, अभी अपन बात कर रहे थे कि खंडपीठ कितनी है अपने उच्च न्यायालय की, तो 3 खंडपीठ हो जाएंगी, तीसरी प्रस्तावित है। 2 है, कौन कौन सी है, जबलपुर में मुख्य पीठ है, 2 खंडपीठ है, कहाँ कहाँ, इंदौर में और ग्वालियर में, और तीसरी खंडपीठ अभी प्रस्तावित करी है भैया हमने, तो कहाँ करी है, वो भोपाल में। ठीक है, अभी बनी नहीं है, बन जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जन्मे रमेश चंद्र लोहाटी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनके संबंध में कथनों पर हमें विचार करना है। किसके बारे में, रमेश चंद्र लोहाटी साहब के बारे में। रमेश चंद्र लोहाटी जो कि गुना जिले से संबंधित थे और मध्य प्रदेश के 36वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में इन्होंने काम भी किया था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के गुना जिले में हुआ था। तो हमें बताना है इनके संबंध में दोनों कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आपका फैक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। फिर से कर लेते हैं भैया, विचार ही तो करना है। मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में आया था भैया। ग्राम न्यायालय नियम जो थे वो 2009 में आए थे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अधिनियम लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, नियम लिखा है, थोड़ा सा अंतर है। तो ये बिल्कुल दोनों कथन क्या है, सत्य हैं। और इन अधिनियम के माध्यम यानी इसके तहत पहला ग्राम न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था, बैरसिया, भोपाल में पड़ता है, बैरसिया भोपाल में क्या किया गया था, स्थापित किया गया। तो हमें क्या बता देना भैया, तीनों कथन क्या है, सत्य हैं आपके ग्राम न्यायालय के संबंध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकेडमी कहाँ स्थित है, तो इसमें आप देखोगे मध्य प्रदेश क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकेडमी की बात हो रही है। यहाँ पे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, ये 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। इसका आंसर आप क्या लगाओगे, भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश, सॉरी भोपाल नहीं, जबलपुर में ये क्या है, स्थित है राज्य न्यायिक। अब ये जो भोपाल मैंने ले लिया था नाम, इसको आपको मैं थोड़ा सा आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकेडमी की बात करी जाए तो आपको कहाँ जाना है, जबलपुर। क्या है वहां पे, उच्च न्यायालय है, तो उससे रिलेट कर लेना कि उच्च न्यायालय के साथ संबंधित काम कहाँ होते हैं, आपके जबलपुर में होते हैं, न्यायिक वाले। तो मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकेडमी कहाँ मिल जाएगी आपको, जबलपुर में। लेकिन जब पूछा जाए कि राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी कहाँ है, तब आप कहाँ जाओगे, तब आपको आना है भोपाल में। राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी भोपाल में है, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकेडमी जबलपुर में है। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यालय जबलपुर के वास्तुकार कौन थे, अभी हमने हाल ही में चर्चा करी थी। ठीक है, नाम लिया था हेनरी इरविन साहब का। हेनरी इरविन साहब ने वास्तुकार थे, 1889 में उच्च न्यायालय की क्या करी थी, इस जो भवन निर्माण हुआ था राजा गोकुल दास के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और उसके वास्तुकार कौन थे, हेनरी इरविन साहब थे। और वर्तमान में अपना जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमारी विजयी भवा सारांश की जो टेस्ट सीरीज है इसको परचेस करना ना भूलें। और अगर आपने परचेस कर ली है, आप यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ें और उनको भी बताएं कि हमारे पास
टेस्ट सीरीज उपलब्ध है और बेहतर तरीके से उसका डिस्कशन कराया जा रहा है। 50 टेस्ट सिर्फ 199 में उपलब्ध है। ठीक है, तो इतना प्रयास कीजिएगा, हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी मिलकर के करें, प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।